इस वीडियो में हम नेशनल इनकम राष्ट्र आय को समझेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। हर साल इस टॉपिक से किसी न किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए यह टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के हर टॉपिक में नेशनल इनकम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। यदि यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आने वाले टॉपिक भी आपको आसानी से समझ में आएंगे। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम के इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आइडिया ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, फिर हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और पर कैपिटा इनकम को समझेंगे, फिर हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को समझेंगे, फिर देखेंगे नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है और इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, लाइक सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेक्टर। फिर कुछ फैक्ट्स को देखेंगे और साथ ही साथ जीडीपी एट पीपीपी टर्म को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आइडिया ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया से। नेशनल इनकम राष्ट्र आय को समझने के पहले हमें 3 पॉइंट्स पता होना चाहिए। पहला, कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र आय का अनुमान दादा भाई नेहरूजी ने लगाया था, जिन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। यह अनुमान दादा भाई नेहरूजी ने 1860 1860 में लगाया था। तब उतने संसाधन तो थे नहीं, तो इतने बड़े देश की राष्ट्र आय का अनुमान लगाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर समय के साथ वैज्ञानिक संसाधन का भी डेवलपमेंट हुआ और प्रोफेसर के आर वी राव ने पहली बार साइंटिफिक तरीके से राष्ट्र आय को कैलकुलेट किया और बुक लिखी नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने 44 रुपीज पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय को 44 रुपए बताया था। ध्यान देने वाली बात है कि दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया था और के आर वी राव ने साइंटिफिक तरीके से पहली बार कैलकुलेट किया था। फिर आजादी के बाद नेशनल इनकम की गणना के लिए 1949 में नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई। राष्ट्र आय समिति जिसके चेयरमैन थे पीसी महालनोबिस, इन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इन्हीं के बर्थडे 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, जिसकी घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस। अब हम समझते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के तरीकों पर। देयर आर 4 डिफरेंट वे टू कैलकुलेट नेशनल इनकम: जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड एनडीपी। अब चारों को हम एक एक करके समझते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हमारे चारों तरफ है। पेन, पेपर, कार, बस, मोबाइल, डॉक्टर, इंजीनियर एंड इवन योर मेड, ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर जीडीपी। ये सब हमारी जीडीपी का हिस्सा है। तो जीडीपी को किसी नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए हम इन सबकी मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम जीडीपी बता नहीं सकते कि हमारे पास 100 कार हैं, 500 एसी हैं और 50 डॉक्टर हैं। इसलिए जीडीपी को मॉनेटरी वैल्यू के टर्म में बताते हैं। मॉनेटरी वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। इसे हिंदी में मौद्रिक मूल्य भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार की मॉनेटरी वैल्यू मान लेते हैं 3 लाख है, तो 100 कार की मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 3 लाख, मतलब कि 300 लाख, यानी कि 3 करोड़। उसी प्रकार यदि एक एसी की मॉनेटरी वैल्यू है 20,000, तो 500 एसी की मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगी 100 लाख, मतलब कि 1 करोड़। और यदि एक डॉक्टर एक साल में 15 लाख रुपए की सर्विस देता है, तो 50 डॉक्टर के सर्विस की मॉनेटरी वैल्यू होगी 50 इंटू 15 लाख, मतलब कि 7.5 करोड़ रुपए। यहाँ सर्विस को भी मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करते हैं। जैसे मान के चलिए आपने 50 रुपए का नेट चला लिया, तो ये 50 रुपए की आपने सर्विस ली, इसलिए उसे हमने 50 रुपए के टर्म में मेजर कर लिया। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार हमारी जीडीपी हो जाएगी 11.5 करोड़, यदि हमारे देश में एक साल में सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन होता है। तो जीडीपी की डेफिनेशन बनती है: जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। मतलब एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र की सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रॉस का मतलब टोटल, ऑल, डोमेस्टिक का मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन और कंट्री, देश की सीमा के अंदर, और प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स और सर्विस से है। फाइनल गुड्स मतलब जो हम डायरेक्टली मार्केट से खरीदते हैं, लाइक चेयर, और जिससे फाइनल गुड को तैयार किया जाता है उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, लाइक प्लास्टिक। हम प्लास्टिक नहीं बल्कि प्लास्टिक से बनी हुई चेयर को मार्केट से खरीदते हैं, इसलिए जीडीपी में चेयर की फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ा जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक वर्ड, मतलब जीडीपी में कंट्री की बाउंड्री के अंदर हुए प्रोडक्शन को ही काउंट किया जाएगा, चाहे प्रोडक्शन विदेशी कंपनी द्वारा ही क्यों ना किया जा रहा हो। जीडीपी का फोकस बाउंड्री के अंदर के एरिया पे होता है। इसलिए यदि आपका कोई रेस्टोरेंट अमेरिका में है,
तो उसके प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू को अमेरिका की जीडीपी में जोड़ा जाएगा, ना कि भारत की जीडीपी में। उसी प्रकार एप्पल जो मोबाइल इंडिया की टेरिटरी में बनाता है उसे इंडिया की जीडीपी में जोड़ा जाएगा, ना कि अमेरिका की जीडीपी में। जीडीपी से हमें इकोनॉमी की साइज के बारे में पता चलता है कि देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जीडीपी शो हाउ बिग इज द इकोनॉमी। जीडीपी का यूज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए किया जाता है, दो या दो से अधिक देशों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए। आईएमएफ मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक, इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इंडिया की जीडीपी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है पीपीपी के टर्म पर, और नॉमिनल टर्म में छठवीं सबसे बड़ी जीडीपी है। क्या होती है नॉमिनल टर्म में और पीपीपी बेस्ड पे जीडीपी, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम जीएनपी को समझते हैं। जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब ऑल, टोटल, नेशनल मतलब नेशन का, प्रोडक्ट मींस वही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यदि हम जीडीपी में नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो उसे जीएनपी कहते हैं। मतलब यदि हम जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को भी ऐड कर लें तो हमें जीएनपी मिलता है। जैसा हमने जीडीपी में देखा था कि देश की बाउंड्री के बाहर हुए प्रोडक्शन को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, पर जीएनपी में देश के बाहर हुए प्रोडक्शन को भी शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका रेस्टोरेंट अमेरिका में है तो उसके प्रोडक्शन को इंडिया की जीडीपी में तो शामिल नहीं किया जाएगा, पर इंडिया की जीएनपी में शामिल किया जाएगा। उसी प्रकार जीएनपी में कंट्री की बाउंड्री के अंदर हुए फॉरेन प्रोडक्शन को ऐड नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ नेट वर्ड का यूज किया है, क्योंकि इसमें हम विदेशों से होने वाली इनकम को ऐड करते हैं और विदेशी खर्चे या विदेशियों द्वारा इंडिया में की गई इनकम को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इंडिया की नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी तक हमेशा निगेटिव है, क्योंकि हम फॉरेन से उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना फॉरेन कंपनी इंडिया से आकर कमा कर चली जाती हैं। इसलिए भारत की जीएनपी जीडीपी से कम होती है। और जीएनपी नेशनल इनकम बताने का जीडीपी की तुलना में अच्छा पैरामीटर है। जीएनपी से हम बेहतर तरीके से नेशनल इनकम का आइडिया लगाते हैं। इसलिए आजकल जीएनपी को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो और मेक इन इंडिया जैसी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि फॉरेन कंपनी की इंडिया में होने वाली इनकम को कम किया जा सके और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम पॉजिटिव कर पाए। अब हम समझ चुके हैं कि जीडीपी का फोकस कंट्री की बाउंड्री के अंदर हुए प्रोडक्शन पर होता है, चाहे प्रोडक्शन किसी भी कंट्री की कंपनी में किया हो। वहीं जीएनपी का फोकस नेशनल प्रोडक्ट पर होता है, चाहे वह प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हुआ हो या बाहर हुआ हो। अब हम समझते हैं एनएनपी को। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ नेट का मतलब है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। मींस यदि हम जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो जीएनपी का नेट फॉर्म मिलता है, दैट इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? प्रोडक्शन के दौरान मशीन में वियर एंड टियर के कारण उसकी वैल्यू में कुछ लॉस होता है, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन है 1 लाख रुपए की, जैसे जैसे उसे यूज करेंगे, सपोज 8 महीने तक हमने उसे यूज किया, तो उसकी वैल्यू अब 1 लाख से तो कम ही होगी, और जो कमी आएगी उसे ही हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। हिंदी में से अवमूल्यन या मूल्यह्रास कहते हैं। यदि हम इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो ग्रॉस की जगह नेट हो जाता है और जीएनपी बन जाता है एनएनपी। एनएनपी में नेट वर्ड का यूज किया है, मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस किया है, इसलिए एनएनपी प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी देश की इनकम का। इसलिए एनएनपी को नेट नेशनल इनकम या सिंपली नेशनल इनकम भी कहा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाए तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन और अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाता है, और ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिससे डेप्रिसिएशन को मिनिमम रखा जा सके, लाइक लुब्रिकेशन करना या मेंटेनेंस करना समय समय पर। और यदि हम नेशनल इनकम मतलब एनएनपी को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलती है, मतलब प्रति व्यक्ति आय, जिसका कॉन्सेप्ट भारत में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। प्रति व्यक्ति आय यह एक प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि पर कैपिटा इनकम हाई होगी तो सभी के पास ज्यादा पैसा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के पास ही सारा पैसा हो और बाकियों के पास कुछ भी ना हो। इसलिए गरीबी रेखा का कॉन्सेप्ट आया बीपीएल, जिसे हम पॉवर्टी वाले चैप्टर में देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जीडीपी में देश की बाउंड्री के अंदर हुए सारे प्रोडक्शन को शामिल किया जाता है। अब यदि इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमें एनडीपी मिल जाती है, और यदि जीडीपी में हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दें तो हमें जीएनपी मिलती है, और यदि जीएनपी से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमको एनएनपी मिलता है, मतलब नेशनल इनकम,
और यदि नेशनल इनकम मतलब एनएनपी को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम को हम प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में बताते हैं, जिसे हम जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में देख ही चुके हैं। एंड दिस मॉनेटरी वैल्यू कैन बी व्यूड फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। मौद्रिक मूल्य को हम दो तरीके से देख सकते हैं। मौद्रिक मूल्य को हम दो तरीके से देख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट बेसिकली इनपुट कॉस्ट होती है। इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट को शामिल किया जाता है, मतलब यह प्रोडक्शन कॉस्ट हुई। एंड मार्केट प्राइस, इट इज अ प्राइस विच इज पेड फॉर अ गुड और सर्विस इन द मार्केट। मतलब फैक्टर कॉस्ट वह वैल्यू होती है जो किसी वस्तु या सर्विस को तैयार करने में लगती है। वहीं मार्केट प्राइस वह वैल्यू होती है जिसे बाजार पे बेचा जाता है, लाइक एमआरपी। इसलिए मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जो मार्केट प्राइस होगी वो फैक्टर कॉस्ट तो होगी होगी, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी शामिल होंगे और उसमें माइनस किया जाएगा सब्सिडी में, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान दिया जाता है उसे हम माइनस करेंगे। मतलब सब्सिडी एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला डिस्काउंट है। इंडिया में ऑफिशियली नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता था, पर 2015 के बाद से सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस पर भी कैलकुलेट कर रहा है। नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना होता है। जीएसटी आने के बाद यह कैलकुलेशन काफी इजी हो गई। तो हमने अभी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को तो समझ लिया। अब हम समझते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को समझने के लिए हमें करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। करंट प्राइस का मतलब वस्तु की प्रेजेंट प्राइस से है, वहीं कांस्टेंट प्राइस का मतलब वस्तु की बेस ईयर में प्राइस से है। अभी भारत में जो बेस ईयर लिया जाता है वो 2011-12 लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 1 किलो गेहूं की कीमत मान के चलिए 25 रुपए है और 2011 में 1 किलो गेहूं की कीमत मान के चलिए 20 रुपए थी। तो जो अब गेहूं का प्रोडक्शन होगा, जो अब गेहूं का उत्पादन होगा, तो उसकी 25 रुपए पर केजी करंट प्राइस कहलाएगी और 20 रुपए पर केजी कांस्टेंट प्राइस कहलाएगी। करंट प्राइस चेंज होती रहती है पर कांस्टेंट प्राइस कांस्टेंट रहती है। इसलिए डिफरेंट कंट्री की जीडीपी को कंपेयर करने के लिए या एक ही कंट्री की जीडीपी को डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपेयर करने के लिए हम करंट प्राइस पर कैलकुलेट की गई जीडीपी पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए कंपैरिजन के लिए हम कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट की गई जीडीपी को कंसीडर करते हैं, जिसे रियल जीडीपी कहते हैं। क्योंकि प्राइस सेम है तो रियल जीडीपी में चेंज से हम श्योरली कह सकते हैं कि यह चेंज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में चेंज के कारण हुआ हो। वहीं करंट प्राइस पर चेंज यह नहीं बताता कि यह केवल और केवल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में चेंज के कारण हुआ हो सकता है यह महंगाई बढ़ने के कारण हो गया हो। वहीं नॉमिनल जीडीपी नाम मात्र की जीडीपी होती है जिसे करंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशो को ही हम जीडीपी डिफ्लेक्टर कहते हैं। In calculation of this ratio, volume of production is kept constant. GDP deflector is equal to nominal GDP upon real GDP. यह हमें प्राइस लेवल में डिफरेंस को बताता है। इसके अलावा दो इंडेक्स और होते हैं जो प्राइस लेवल में डिफरेंस बताने के लिए यूज किए जाते हैं। वो है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई मींस होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई कुछ ऐसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक साल पहले आप 2 किलो प्याज, 3 किलो आलू और 1 किलो भट्टे यदि 50 रुपए में खरीदते थे और आज सेम क्वांटिटी की सेम चीज 75 रुपए में खरीदते हैं तो सीपीआई होगा 75/50। 75/50 इज इक्वल टू 1.5, मतलब कि सीपीआई 1.5 गुना हो गया। पहले के मुकाबले वह चीज 1.5 गुना महंगी हो गई है। वह चीज या एक ग्रुप ऑफ थिंग जो आपने 2 साल पहले खरीदा था। उसी प्रकार डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है। अब हम समझते हैं वीडियो का लास्ट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आते हैं जीडीपी इन पीपीपी टर्म, परचेसिंग पावर पर टी। इस टॉपिक को समझने के बाद आपको जीडीपी का एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कि जीडीपी का यूज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा डिफरेंट कंट्री की इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो जब भी यह कंपैरिजन किया जाता है तो ये जरूरी हो जाता है कि सारी कंट्रीज की जीडीपी को किसी एक करेंसी सिस्टम में बताया जाए, जो कि डॉलर है।
पर हर कंट्री अपनी जीडीपी को अपनी करेंसी पर ही कैलकुलेट करती है। जैसे इंडिया अपनी जीडीपी को रुपीस में कैलकुलेट करती है, उसी प्रकार और भी कंट्रीज अपनी अपनी जीडीपी को अपने अपने देश की करेंसी पर ही कैलकुलेट करते हैं। फिर अलग अलग करेंसी में कैलकुलेट की गई जीडीपी को यूएस डॉलर में बताने के लिए हमें एक्सचेंज रेट की आवश्यकता होती है, और एक्सचेंज रेट विनिमय दर पता लगाने की एक मेथड होती है पीपीपी। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारी कंट्री में केवल शुगर का प्रोडक्शन होता है, और यदि किसी फाइनेंशियल में 100 केजी शुगर का उत्पादन हुआ जिसकी प्राइस 30 रुपीज पर केजी है, तो हमारी जीडीपी हो जाएगी 3000 रुपए। अब हम इसे यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे तो मार्केट एक्सचेंज रेट में $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज है। तो इस प्रकार हमारी जीडीपी नॉमिनल टर्म में होगी 3000/75, मतलब कि $40। पर जब हम इसे पीपीपी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यह कन्वर्जन मार्केट एक्सचेंज रेट पर नहीं बल्कि पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट पर होगा, लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 1 किलो शुगर की प्राइस 30 रुपीज पर केजी है, और यूएसए में 1 किलो शुगर की प्राइस $1 पर केजी है। तो परचेसिंग पावर पार्टी के अकॉर्डिंग $1 इज इक्वल टू होगा 30 रुपीज, ना कि 75 रुपीज। तो इंडिया की जीडीपी पीपीपी टर्म में होगी 3000/30, मतलब कि $100। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नॉमिनल टर्म में तो भारत की जीडीपी कितनी आ रही है, $40, और पीपीपी टर्म में जीडीपी आ रही है $100 सेम प्रोडक्शन पर। पीपीपी टर्म पे कैलकुलेट की गई जीडीपी कंपैरिजन करने के लिए ज्यादा अच्छा पैरामीटर होता है, क्योंकि इसे डिफरेंट कंट्रीज की लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो इस वीडियो में जो हमने सीखा, यदि उसे हम एक पेज में समराइज करें तो जीडीपी बाउंड्री के अंदर हुए प्रोडक्शन की मॉनिटरी वैल्यू है। एक फाइनेंशियल ईयर में, इंडिया में यह फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। जीएनपी नेशनल प्रोडक्शन है जो बाउंड्री के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। डेप्रिसिएशन को माइनस करने पर जीडीपी एनडीपी बन जाता है और जीएनपी एनएनपी। एनएनपी मतलब नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय, जिसे देश की पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर कैपिटा इनकम प्राप्त होता है। जीडीपी को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कैलकुलेट करता है। भारत में बेस ईयर 2011-12 है, जिसे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन द्वारा रिकमेंड किया गया है, जिसे 2017-18 करने की बात चल रही है। रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है और नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, और जीडीपी इन पीपीपी टर्म कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड पर कैलकुलेट की जाती है। और एक नया फैक्ट जो 2015 के नए रिवीजन में लाया गया, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। फॉर एग्जाम्पल, हमने 50 रुपए की प्लास्टिक से 90 रुपए की चेयर बना दी, तो बीच में हमने 40 रुपए की वैल्यू ऐड की। इसी प्रकार जीएवी हर स्टेज में ऐड की गई वैल्यू का सम होता है, योग होता है। यह भी जीडीपी कैलकुलेट करने की एक मेथड होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना काफी है, इसे डिटेल में पढ़ना हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले वीडियो में हम टैक्सेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के और वीडियो बनाने का। और यदि कोई सुझाव है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।